हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 12th फिज़िक्स की जो बुक है उसके रिवीजन क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। आज डे फर्स्ट है। हर एक चैप्टर की जो विषय वस्तु हमारे को आरबीसी द्वारा प्रदत्त की गई है यानी दी गई है, उसके प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे। ना ज़्यादा गहराई में जाएंगे और ना ज़्यादा अपन उसको समझेंगे, बस अपन रिवीजन करेंगे यहाँ पर। और कैसा रिवीजन करेंगे? फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी अपनी बुक कंप्लीट हो सके। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, आज अपन विद्युत क्षेत्र जो है सबसे पहला चैप्टर अपना उसको देखेंगे। उसमें क्या देखने वाले हैं भैया, जो अपने विषय वस्तु है जो आरबीसी द्वारा प्रदत्त की गई है यानी दी गई है संशोधित विषय वस्तु। वैसे तो विद्युत क्षेत्र में से कोई चैप्टर हटाया नहीं गया है, यानी इसमें से कोई बिंदु हटाया नहीं गया है तो इसमें जो विषय वस्तु दी गई है उसी पर ही चर्चा करेंगे। जैसे ये विषय वस्तु है अपने पास, तो इसमें अपन को विद्युत आवेश दे रखा है पहला, दूसरा आवेश के प्रकार दे रखे हैं, तीसरा कूलॉम नियम दे रखा है, चौथा बहुल आवेश के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत दे रखा है, इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र दे रखा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इनको समझेंगे कि बिंदु विद्युत आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार एवं गुणधर्म देखेंगे कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं और आवेश के गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। कूलॉम नियम क्या है ये देखेंगे और जो सूत्र है वो भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट सूत्र जो है, बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे। मतलब मोटे मोटे जितना जो अपन पढ़कर आ चुके हैं उसके बाद जो अपने पास परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उसको याद रखने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, उसी पर ही चर्चा करेंगे। ज़्यादा अपन डीप नहीं जाएंगे, अपन एक एक बात को जो विषय वस्तु दे रखी है अपनी उसी को ही देखेंगे। जैसे विषय वस्तु विद्युत आवेश दे रखा है तो विद्युत आवेश क्या है वो देखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ें। आगे अपन को दे रखा है जैसे कि 6 तक अपने कंप्लीट हो गए थे। फिर आपको दे रखा है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, ये भी देखेंगे कि भाई क्या सूत्र होता है आवेशों को जब निकाय होता है। जब एक आवेश होता है, देखिए जब एक बिंदु आवेश होता है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र एक अलग चीज है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र का जो गणितीय रूप होता है जिससे अपन विद्युत क्षेत्र की परिगणना करते हैं, है ना, गणना करते हैं, उसको अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वो संदर्भ में है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशों के निकाय के कारण यानी बहुत सारे आवेशों में तब क्या कौन सा सूत्र लगेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं उनके गुणधर्म देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार हमेशा एक ना एक गुणधर्म पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। फिर है अपने पास नेक्स्ट ये सारे, ठीक है, 12 कंप्लीट हैं अपने पास, 12 टॉपिक हैं। विद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो, फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। आज के इस वीडियो में अपन पूरे के पूरे चैप्टर यानी इन 12 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे बहुत फास्टली। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर करना कि सर और नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका भी बनाओ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग वो सारे भी करवाओ। तो अपन पूरी बुक को ऐसे कंप्लीट करेंगे यदि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अपन अपना जो पहला बिंदु है विद्युत आवेश, विषय वस्तु का जो पहला बिंदु है विद्युत आवेश, उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है और इसका जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको, जो अपन ने नोट्स बनाए, मैंने नोट्स बनाए हैं, वो उसकी पीडीएफ जो है आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो निसंदेह तौर पर आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है अपने पास विद्युत आवेश। कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। किसी द्रव्य यानी पदार्थ पर आवेश एक ऐसा लक्षण या गुण होता है जिसके कारण यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। यानी एक पदार्थ है हमारे पास, ये मान लीजिए एक पदार्थ है, पदार्थ पर ये जो आवेश है ये एक ऐसा गुण है, ये आवेश मान लो, ठीक है, या आप आवेश मान लो। आवेश एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण ये जो पदार्थ है ना भैया,
जिसके कारण ये जो ऑब्जेक्ट है या पदार्थ है वो क्या करता है, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव भी करता है। यानी कहीं जैसे मान लो यहाँ पर एक और पदार्थ रखा हुआ है और इस पर कोई आवेश नहीं है, मान लो उदासीन है ये, और यहाँ पर एक आवेश है जिस पर क्या आ रहा है, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो ये वाला जो पदार्थ है इसके विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करेगा। तो ये जो है वो किसके कारण हो पा रहा है, आवेश के कारण हो पा रहा है। तो आवेश क्या है भैया, किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा लक्षण या गुण है जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव भी करता है। इंग्लिश में यदि चर्चा करें, डेफिनेशन देखें, चार्ज ऑन अ सब्सटेंस इज सच अ characteristic that is produces or experiences electric and magnetic fields। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है और प्रोड्यूस भी करता है, यहाँ लिख रखा है प्रोड्यूस भी। ठीक है, चलिए ये अपना हुआ पहला बिंदु कंप्लीट। ठीक है, इसमें इतना ही। अब जो दूसरा था अपने पास वो था भैया आवेश के प्रकार एवं गुणधर्म। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, इन्हें धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश के नाम से जाना जाता है। ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विद्युत आवेश के लिए धनात्मक और ऋणात्मक नाम किसने दिया था। सबसे पहले किसी के तो मन में आया होगा कि ये तो धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, वो किसने दिया नाम, तो वो किसने दिया था भैया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। पूछा जा सकता है आपसे, जैसे अपना इस बार जो मॉडल पेपर है उसमें 8वां जो चैप्टर है उसमें से आपसे पूछ लिया गया था कि चुंबकत्व का सबसे प्रथम सिद्धांत सबसे पहले आपको किसने दिया था, चुंबकत्व का जो सिद्धांत था, तो आपने वहाँ करा ऑरेस्टेड। वैसे ही यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कि विद्युत आवेश के लिए धनात्मक और ऋणात्मक मान सर्वप्रथम किसने दिया, ये प्रस्तावित किया, तो आप बोलेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, फ्रैंकलिन ने कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न आवेश क्या करा, फ्रैंकलिन साहब ने, फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक था उन्होंने क्या करा, कांच लिया और उस कांच पर रेशम के कपड़े को रगड़ा, तो कांच पर उत्पन्न आवेश को स्वेच्छा से उन्होंने क्या मान लिया, धनात्मक मान लिया, कि जो कांच पर जो आवेश है ना भैया वो कैसा है, धनात्मक है। फिर उन्होंने क्या देखा कि प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष है कि प्रयोगों से, यानी इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, उससे जो उनको निष्कर्ष मिला यानी रिजल्ट मिला वो क्या हुआ कि समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं। प्रयोगों से हमारे को ये पता चला कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, मान लो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अतः कांच की धनावेश छड़ से, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ ली थी उसकी बात पर वापस से आ गए बेंजामिन फ्रैंकलिन और कह रहे हैं कि अतः कांच की धनावेश छड़ से प्रतिकर्षित होने वाली अन्य आवेशित वस्तुएं भी धनावेशित ही होंगी तथा ऐसी आवेशित वस्तुएं जो धनावेशित छड़ की ओर आकर्षित होती हैं ऋणावेशित होंगी। मतलब यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की जो परिभाषा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत ही चतुराई से इसको एक एग्जाम्पल से समझाया अपन को, है ना। उन्होंने एक उदाहरण एक प्रयोग से समझाया है और वो प्रयोग क्या था, कांच की एक छड़ ली और रेशम का एक कपड़ा लिया और कांच की छड़ पर उन्होंने स्वेच्छा से क्या मान लिया, धनावेश है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने एक और बिंदु दे दिया कि समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं परस्पर प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, कांच की छड़ को तो धनावेश मान लिया था, तो अब कांच की छड़ को जिससे भी रगड़ेंगे तो यदि वो आकर्षित होती है तो वो विपरीत प्रकृति के आवेश यानी दूसरी वाली जो है वो ऋणावेशित होगी और यदि प्रतिकर्षित करती है तो वो धनावेशित होगी। इस प्रकार से इन्होंने समझाया अपन को। तो ये हो गया। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप देख लें। तो 2 कंप्लीट हो चुके हैं 12 में से, समझे बच्चों, 12 में से अपने 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा जो टॉपिक है वो देखें तो कूलोम्ब नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ध्यान देना, कूलोम्ब नियम क्या कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती
तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है तथा उनके बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि भैया माध्यम कैसा है, वायु है तो कुछ और होगा, है ना, और कुछ और भर रखा है, जैसे पानी भर रखा है माध्यम में तो वो कुछ और होगा। इस प्रकार से इसे कुलोम का नियम, इसे कुलोम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो कुलोम का नियम क्या कहता है, आपके पास दो स्थिर बिंदु आवेश रखे हैं, ठीक है, मान लो ये प्लस है, प्लस क्यू आवेश रखा है आपके पास और ये माइनस क्यू आवेश है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कैसा, क्यू माइनस क्यू यहाँ पर इसकी ओर आकर्षित होगा और प्लस क्यू इसकी ओर आकर्षित होगा, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है ये कौन सा बल लग रखा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो आकर्षण बल लग रहा है तो कुलोम साहब ने कहा है तो जो आकर्षण बल लग रहा है ना यार, इसका मान बताओ मेरे को, ये आकर्षण बल लग कितना रहा है इन आवेशों के मध्य। ये जो स्थिर आवेश है और ये घूम नहीं रहे, ये जो आवेश हैं, क्योंकि अपन स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी अपन क्या करते हैं कि स्थिर आवेशों की पर ही चर्चा करते हैं। तो ये इसके मध्य का जो बल है वो ज्ञात करना है मुझे, तो क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि इन दोनों के जो बल का जो मान होगा वो कितना होगा, इन दोनों के गुणनफल लिख रखा है, प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो परिमाण कितने दे रखे हैं, मान लो Q1 और Q2 दे रखे हैं, तो Q1 और Q2 इनके परिमाण हो गए और यहाँ पर समानुपाती चिन्ह आएगा अभी, क्योंकि बोल रखा है ना गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। और व्युत्क्रमानुपाती यानी इसकी जो ये बल है इसके व्युत्क्रमानुपाती, किसके व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग दूरी के, इन दोनों के मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब जब इन समीकरण 1 और 2 से अपन जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा और वो सभी फॉर्मूला सब बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये अपना तीसरा टॉपिक कुलोम नियम हो गया। बहुत अच्छी स्पीड चल रही है, यदि बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आज पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। सिर्फ आधे घंटे की वीडियो होगी, ज़्यादा की नहीं, लेकिन आज बहुत सारा ज्ञान लेके जाने वाले हैं। चौथा जो है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों यानी बहुत सारे आवेश रखे हैं, उनके मध्य जो बल है और अध्यारोपण का सिद्धांत है उसको अपन समझेंगे। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। समझेंगे इस बात को, इसको इस चित्र के द्वारा समझिए कि मान लीजिए जो बिंदु है आपके पास वो इस प्रकार से लग रहा है, तो बल जो है वो इस प्रकार से लगेगा सारा का सारा, मतलब ये एक इस प्रकार से होता है। यहाँ पर एक बिंदु रखा हुआ है, इस पे यहाँ से बल लग रहा है, यहाँ से बल लग रहा है, तो इस पे जो परिणामी बल होगा F0, इस पर जो परिणामी बल होगा वो इस पर जो बल लग रहा है वो, इस पर जो बल लग रहा है वो, इस पर जो बल लग रहा है वो, उन सबके क्या होगा, योग के बराबर होगा, जैसा कि आपको सूत्र में दे रखा है। ये जो सूत्र है आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम मैंने इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि अभी अपन सिर्फ है ना परिणामों पर ही, रिजल्ट पर ही, रिजल्टेंट प्रोडक्ट पर बात कर रहे हैं, ज़्यादा अपन डीप नहीं जा रहे हैं। सबको पता है किस प्रकार से व्युत्पन्न हुआ है ये, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये जो सूत्र है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अब अपना पाँचवा पॉइंट है, फटाफट से इसको देखते हैं, विद्युत क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है अपना। बिंदु आवेश हो गया कंप्लीट, आवेश के विषय में अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन करेंगे विद्युत क्षेत्र के विषय में चर्चा। किसके विषय में चर्चा करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विषय में चर्चा। तो देखेंगे किसी विद्युत आवेश अथवा विद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार, ध्यान रखना अपनी प्रकृति के अनुसार, उनकी प्रकृति क्या हो सकती है, तो धन हो सकती है या ऋण हो सकती है, तो इसके आधार पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी विद्युत आवेश अथवा विद्युत आवेशों के निकाय, पहले एक बात समझ लेते हैं, विद्युत आवेश तो एक आवेश है और विद्युत आवेशों के निकाय यानी विद्युत आवेशों के बहुत सारे हैं, ठीक है। अब एक विद्युत आवेश रखा है आपके पास, उसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत यदि मैं किसी और कण को लाऊं,
किसी एक और अन्य आवेशित कण को लाऊं तो वो अपने प्रकृति के अनुसार कैसा होगा, या तो प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा, है ना, का बल अनुभव करता है। तो वो जो क्षेत्र जहाँ पर भी वो दूसरा जो आवेश है उसको हम ला रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर, पहले वाले आवेश के क्षेत्र के अंदर, तो वो कुछ बल अनुभव कर रहा है, तो वो जो क्षेत्र कहलाता है जहाँ पर आने के बाद वो उस बल को अनुभव कर रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में तब कहा जाता है जबकि आवेशित कण विद्युत बल का अनुभव करता है ना। विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा सर्वप्रथम वैज्ञानिक फैराडे द्वारा प्रस्तुत की गई। तो विद्युत क्षेत्र की जो अभिधारणा थी वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? फैराडे द्वारा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक दिख रखा है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र है जिसे गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसा कि मैंने सर्वप्रथम आपको बताया भी था कि जो विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र है जिसका अपन परिणाम ज्ञात कर सकते हैं, तो जिसे हम गणितीय रूप में क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यानी वो जो बल है वो कितना अनुभव कर रहा है, यानी ई का जो मान है, यानी वो जो विद्युत क्षेत्र है चारों तरफ का जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना है, यानी कोई आवेश जब उसके अंदर लाया जाता है तो वो क्या कैसे अनुभव क्या करता है, कितना बल महसूस करता है। ठीक है, तो इसका एक बार सूत्र देख लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि मान लो यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धनावेश धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो F मान लेते हैं, तब उस बिंदु पर वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी? यदि मैं वो जो बल लग रहा है कहाँ पर, उस आवेश के मध्य जो बल लग रहा है वो मान लेते हैं मैं F लग रहा है, और यदि मैं उस आवेश का जो परीक्षण आवेश का जो परिमाण था मेरे पास, परीक्षण आवेश का जो परिमाण था, यदि उसका मैं भाग लगा दूँ तो ये जो सूत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है, यदि आपको E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F जो दे रखा है वो बल दे रखा है, और Q0 जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है? परीक्षण आवेश दे रखा है। ठीक है, यहाँ आपको अत्यंत जानकारी भी दे रखी है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिक्स्थ बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लो एक बिंदु है अपने पास और उसके कारण जो अपन को विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस संदर्भ में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा भैया? आपके पास ये वाला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास क्या था अभी विद्युत क्षेत्र की? F बराबर Q0 था ना भैया। तो F का जो मान है वो अपन कूलोम के नियम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब है सातवां, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मतलब बहुत सारे आवेश है तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? बस यही हो जाएगा, देखेंगे अपन। बहुत सारे आवेश हैं, आवेशों के निकाय के कारण यदि हमारे को क्या देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो अपन को इसका सूत्र व्युत्पन्न, मतलब सूत्र क्या होता है? ये होता है, यानी बहुत सारे आवेश है तो उनके मध्य क्या होगी? बहुत सारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो उन सभी का जो योग है वो क्या कहलाएगा? बिंदु आवेशों के कारण योग। तो हमने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो गणना कर ली, तो इस प्रकार से हम ऐसे कर लेंगे तो सभी के सभी अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो इस प्रकार से ये अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं उनके गुणधर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इसको आपने नहीं पढ़ा इस चैप्टर में तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। ध्यान देंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं उनके गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र तो हमने पढ़ लिया किसे कहते हैं। अब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और उनके जो गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो एक बार देखेंगे। तो देखेंगे विद्युत क्षेत्र के ग्राफीय निरूपण के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा बहुत उपयोगी होती है। यानी यदि हमारे को विद्युत क्षेत्र को यदि ग्राफ में निरूपण करना है तो उसमें हम विद्युत क्षेत्र को किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? रेखा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। कैसा प्रयुक्त करते हैं? रेखा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो ये बहुत उपयोगी है। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को सतत रेखाओं, जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, से निरूपित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या किसे कहते हैं? किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को सतत रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं तो वह रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। यदि कोई मेरे पास स्थान है उस पर मैं यदि विद्युत क्षेत्र को सतत
सतत रेखाओं द्वारा यदि मैं निरूपित कर रहा हूँ तो वो सतत जो रेखाएं हैं वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। एक विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र के किसी भाग में खींची गई एक काल्पनिक रेखा या वक्र है जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होती है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। मतलब क्या कह रहे हैं, ये एक चित्र के द्वारा समझते हैं। ये चित्र आपको दे रखा है, चित्र में ये जो है पूरा का पूरा ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये जो आपको दे रखा है ये पूरा विद्युत क्षेत्र रेखा है आपके पास। अब यहाँ पर यदि आप किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए ये जो P बिंदु दे रखा है आपको, इस पर आपने कोई स्पर्श रेखा खींच दी है, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो किसको निरूपित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। अब ऐसा नहीं कि आप स्पर्श रेखा यूं खींच दें, यूं नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से ही ये क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है और ये एरो बना रखा है। एरो का मतलब क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये चीज हो रही है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये चित्र किसका है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, ये इसका चित्र निरूपित करता है। अब बेहद इंपॉर्टेंट बात, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसको देखेंगे अपन। तो सबसे पहले देखेंगे क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यदि आवेश एकल है यानी एक ही आवेश है तो ये अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त होती हुई प्रतीत होती हैं। हमने इस चीज़ को बहुत बार पढ़ा है यानी समझा है टीचरों द्वारा, लेकिन जब हम बुक को देखते हैं तो हमारे को वो जो चीज़ समझी हुई है हमने उसको अपन को लिखना होता है। समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक अपन उस चीज़ को, समझी हुई चीज़ को लिखेंगे नहीं तब तक अपन नंबर मिलेंगे नहीं। इसलिए अपन को जो बुक है उसको भी पढ़ना आवश्यक होता है। लिख रखा है, एक विलगित धनावेश के कारण ये त्रिज्यतः बाहर की ओर तथा एक विलगित ऋणावेश के लिए यह त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है। यानी धनावेश के लिए तो बाहर की ओर होती है और ऋणावेश के लिए अंदर की ओर होती है। जैसे अपन एक चित्र में देखते हैं, चित्र में दे रखा है आपको, ये देखिए चित्र दे रखा है, यहाँ पर धनावेश ये दे रखा है, बिंदु आवेश ये आपसे पूछा गया है भैया। इस बार आपसे आपका जो मॉडल पेपर है 2021 का जो मॉडल पेपर है आपका, उसमें ये वाला जो प्रश्न है वो पूछा गया है। क्या पूछा गया था कि एक बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित कीजिए। तो आप कैसे करेंगे उसको, इस प्रकार, ये एक धनावेश है आपके पास, तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो उससे क्या होती हैं, दूर की तरफ होती हैं। ये देखिए दूर हो रही है ना, ये इस प्रकार। और ऋणावेश के कारण क्या होती है, उसके पास होती हैं। यानी त्रिज्यतः यानी त्रिज्या बना रही है ना, त्रिज्या क्या होती है, ये होती है एक वृत्त बना रही है ये, और वृत्त यानी त्रिज्यतः बढ़ती जाती है, यानी ये ऐसे बढ़ेगी तो ये त्रिज्यतः। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम अभी समझाते हैं, अगले वाले उसमें टॉपिक में आएगा ये। अब इसमें दे रखा है आपको, किसी आवेश मुक्त स्थान में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे सतत वक्र माना जाता है जो कहीं टूटते नहीं हैं। इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा इस कारण उस बिंदु आवेश पर रखे एकांक धन आवेश पर लगा रहे बल की दिशा बताती है, जैसा कि हमने पिछले वाले टॉपिक में कंप्लीट करा था। देखिए पूरी ये जो विद्युत क्षेत्र के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटल 8 है। इनमें से जो आपको मर्जी आती है, अपन 8 पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपको अच्छी लगती है इनमें से, मान लो पहली अच्छी लग रही है आपको, तीसरी अच्छी लग रही है, चौथी अच्छी लग रही है, तो भैया मैं उन्हीं को याद करूँगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। तीसरा जो है वो है, किसी आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। अतः जब क्षेत्र रेखाएं पास यदि पास हों तो क्षेत्र प्रबल होता है, तथा जब ये दूर दूर हों तो क्षेत्र दुर्बल होता है। इसको भी अपन चित्र में से समझ लेते हैं। चित्र दे रखा है जैसे ये वाला, ठीक है। तो चित्र के क्षेत्र तीव्रता से क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती हैं। जो क्षेत्र
तीव्रता होती है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है। यानी ई जो होता है वो समानुपाती किसके होता है, क्षेत्र में उपस्थित विद्युत मतलब जो रेखाएं हैं, क्षेत्र में उपस्थित जो रेखाएं हैं उनकी संख्या के समानुपाती होता है। यानी जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और जितनी कम यदि रेखाएं हैं उतनी कम ही क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है वो कम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, क्षेत्र के अविलंबित रखे एकांक क्षेत्र। हाँ, ये तो हो गया। 5वां पॉइंट है अपने पास, दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती। ध्यान रखना, जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित होता है, विद्युत बल रेखाओं के द्वारा निर्मित होता है। तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो परस्पर कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती, ये वाइवा का प्रश्न होता है कि वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि जब बच्चे को कुछ नहीं आता है तो वो सरल सरल पूछते हैं। तो दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि अभी हमने देखा एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, यदि हम इस पर ऐसी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो विद्युत क्षेत्र जो बल रेखाएं हैं मतलब इसको यहाँ निरूपित कर रही है इस दिशा में। यदि मैं दो को ऐसे काट देता हूँ तो इसकी जो बल रेखा है, मतलब ये मान लो ऐसे हो रही है और ये ऐसे हो रही है, तो इस पर मैं विद्युत क्षेत्र ऐसे लिखता हूँ और इस पर ऐसे। और जो सिद्धांत कहते हैं वो ये कहते हैं कि भैया दो विद्युत क्षेत्र जो निरूपण होता है वो ऐसा नहीं होता, जो कि समान समान में होता है वही सही होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विद्युत स्थितिकी में, यानी विद्युत स्थितिकी में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती हैं। अब बंद लूप क्या होता है ये आपको चैप्टर नंबर 6 में पता चलेगा। लूप जो होता है, एक खुला लूप होता है, एक बंद लूप होता है, तो वो अलग चीज़ है, अपन अभी समझ लेंगे। विद्युतिकी में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती। एक रेखा जिस बिंदु आवेश से शुरू होती हैं वहां पर खत्म नहीं होती। यह विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति के अनुसार अनुसरण में है। ठीक है, संरक्षित यानी बची रहती हैं। अगला है अपने पास 7वां, ये अपनी लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयत्न करती हैं, जो विपरीत आवेशों में आकर्षण को दर्शाता है, तथा ये अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयत्न करती हैं, जो समान आवेशों में प्रतिकर्षण दर्शाता है। इसको भी अपन एक चित्र के द्वारा समझते हैं। इस बिंदु को मान लीजिए, जैसे ये वाला जो चित्र था वो ये दर्शाता है। जैसे दो बिंदु आवेश आपको धनात्मक दे रखें, तो धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, विद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो उससे दूर की तरफ होती हैं। तो ये दूर 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 जा रहे हैं, तो दूर जाते जाते ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये ऐसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, और जो यदि दो आपको एक धनात्मक दे रखा है और एक ऋणात्मक दे रखा है, तो इस कारण तो बाहर जाएगी और इस कारण अंदर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरफ में आकर्षित भी हो जाएंगी। तो ये इस प्रकार का चित्र बनेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, पहले ये वाला आया तो 4 हैं आपके पास ऑप्शन, 1 2 3 4, तो इन चारों को अपन को तैयार करना है। ठीक है भैया, चलिए अब अपना जो लास्ट वाला है वो आपको दे रखा है कि विद्युत बल रेखाएं किसी समविभव पृष्ठ के संदैव लंबवत होती हैं, है ना। समविभव पृष्ठों का अध्ययन आप अगले अध्याय में कर सकेंगे, जो कि अध्याय नंबर 3 होगा अपना पास। वो उसके अंदर अपन समविभव पृष्ठ का अध्ययन करेंगे। चूंकि एक आवेशित चालक एक समविभव पृष्ठ होता है, एक आवेशित चालक जो होता है वो एक समविभव पृष्ठ होता है, अतः क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। तो लंबवत आपको याद रखना है। ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। और समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो कितना होता है, समान होता है, या हम इसको शून्य भी कह सकते हैं, होता है, तो वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसा कि आपको इस चित्र में दे रखा है, तो जो ए वाला जो चित्र है वो दिशा नियत नहीं है। बी है जो परिमाण एवं दिशा दोनों नियत नहीं है, जो परिमाण भी है वो भी नियत नहीं है और जो दिशा है वो भी नियत नहीं है। लेकिन ये जो आपको दे रखा है उसमें परिमाण भी समान होगा और दिशा भी नियत होगी। तो ये बात है। तो अपने 8 टॉपिक अभी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी अपनी आधी से ज़्यादा बुक कंप्लीट हो गई है। बुक यानी
बुक का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब अपन बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव में से आपसे जरूर पूछा जा सकता है सवाल। तो विद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं वो देख लेते हैं। परिभाषा से, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हों, अत्यल्प यानी बहुत कम दूरी पर स्थित हों, तब इस प्रकार के निकाय को, यानी इस प्रकार का जो ग्रुप है, समूह है, को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है, मतलब एक आपको विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। विद्युत द्विध्रुव हम क्या कह रहे हैं, एक ऐसा निकाय को कह रहे हैं जहां पर आपके पास दो बिंदु आवेश हैं। जैसे बिंदु आवेश मान लो एक -q है और एक +q है, और जिनके मध्य के जो बिंदु है, इनके जो मध्य का जो दूरी है मान लो अत्यल्प 2a सदिश है ना। तो ऐसा जो निकाय है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यही आपको दे रखा है। तो ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव। आपसे पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करिए, तो आप क्या बोलेंगे, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी के आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2a पर स्थित हों, तब इस प्रकार के निकाय को, इस प्रकार के रिजिड को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन समझ लेते हैं 10वां जो टॉपिक है अपने पास, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कि विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, तो उसको अपन समझेंगे तब देखेंगे। इसकी भी परिभाषा समझ लेते हैं पहले। परिभाषा से विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, अपन ने ऊपर विद्युत द्विध्रुव समझा, विद्युत, तो वहाँ पर जो बुक वाला है वो कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, किसी भी एक आवेश को ले लो, प्लस को ले लो, माइनस को ले लो, माइनस को ले लो, प्लस को ले लो, किसी को भी ले लो, किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके मध्य दूरी कितनी थी, 2a, दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी इन दोनों के गुणनफल को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि आवेशों के मध्य दूरी 2a को एक सदिश की भांति माना जाए जिसकी दिशा -q से +q की ओर है, तब परिभाषा से क्या होगा, ये जो सूत्र होगा वो किसका होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होगा। P बराबर, जिस यहाँ पर ये जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, चलिए, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ये जो निकाय है, यानी एक यहाँ पर बिंदु ले लिया, एक यहाँ पर बिंदु ले लिया, और इनके मध्य का जो 2a है, ये जो निकाय है, इसके कारण भी तो क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है क्या। तो वो विद्युत क्षेत्र यदि उत्पन्न होता है तो उसकी तीव्रता बताओ मुझे, यानी उसकी तीव्रता को कैसे ज्ञात करूँगा मैं। यदि मेरे पास वास्तविकता में दो निकाय, मतलब दो बिंदु, ऐसा एक निकाय पड़ा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव के भांति एक निकाय पड़ा हुआ है, यदि मुझे इसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करनी है तो मेरे को कौन सा सूत्र लगेगा, तो वो लगेगा भैया ये कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश द्वारा अभिष्ट बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात, मतलब समझिए बात को, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। यानी जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसका उपयोग करते हैं। सरलता हेतु यहाँ हम द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिकलन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या, अपन किसका परिकलन करेंगे, अक्षीय का, है ना। यानी अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है विद्युत द्विध्रुव के, वो देखेंगे। और निरक्षीय बिंदु पर यदि निरक्ष हो, यानी ऐसे हो, अक्षीय यानी ऐसे और निरक्षीय यानी ऐसे, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे को ज्ञात करनी है। इसके चारों ओर का जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखते हैं। क्या होता है इसका सूत्र, ये सूत्र हम देखेंगे, सिर्फ ज़्यादा अपन डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ सूत्र देखेंगे। जो सूत्र है आपके पास वो क्या है भैया, ये वाला। तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किस सूत्र से निरूपित की जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p। p यहाँ पर क्या है, बल आघूर्ण, वो द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान मैंने आपको निकालना बता दिया है, इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे, p बराबर क्या होता है, q × 2a। तो आप यहाँ से q का मान यहाँ से निकालेंगे
और आर क्यूब जो है, आर क्यूब यहाँ पर क्या है, उनके बीच की दूरी है, मान लो 2a इनके बीच की दूरी है, तो अपन इसको क्यूब कर लेंगे तो यहाँ पर आपका अक्षीय पर, जो अक्ष पर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको सूत्र लिखना है, सिर्फ ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है आपको। और इसी प्रकार से निरक्ष पर जो सूत्र हो जाएगा आपका, निरक्ष पर जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, ये वाला जो सूत्र हो जाएगा ये आपके निरक्ष पर हो जाएगा, 1/4πε0 डॉट p अपॉन आर क्यूब, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ p जो था निरक्ष पर तो p है, और अक्ष पर जो था वो था 2p, यानी निरक्ष पर जो विद्युत द्विध्रुव के कारण या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अक्ष के, यदि मैं 2 गुणा निरक्ष कर दूं तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, अक्ष पर मिल जाएगा। ये होता है संबंध इसमें। अब लास्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का वो क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र मेरे को दे रखा है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र मुझे दे रखा है भैया, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि मेरे पास कोई बल आघूर्ण है, यानी बल आघूर्ण क्या, सॉरी, मेरे पास क्या है, एक द्विध्रुव रखा हुआ है, मान लो ये द्विध्रुव रखा हुआ है मेरे पास, ये द्विध्रुव रखा हुआ है, तो इस पर क्या एक बल लगेगा, इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो वो बल का अपन एक बार परिकलन करते हैं, क्या लिख रखा है उसको एक बार देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, तो अपन समझेंगे बल आघूर्ण। जब किसी वस्तु पर इस प्रकार बल आरोपित किया जाए, पहले अपन समझेंगे बल आघूर्ण किसे कहते हैं ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तो हम एक समान भी जानते हैं, विद्युत क्षेत्र भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, द्विध्रुव भी जानते हैं। ये जो द्विध्रुव वर्ड आता है इसको भी अपन ने परिभाषित कर रखा है, लेकिन एक बल आघूर्ण जो शब्द आ रहा है ना भैया, ये नहीं पता मुझे, बल आघूर्ण जो शब्द है इसका मतलब नहीं पता। निसंदेह तौर पर आप इसका सूत्र जरूर जानते होंगे, लेकिन परिभाषा में कुछ बच्चों को नहीं आती है, इसलिए एक बार परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं। तो लिख रखा है बल आघूर्ण, जब किसी वस्तु पर इस प्रकार बल आरोपित किया जाए कि इस बल के कारण वस्तु किसी अक्ष के परितः यानी चारों ओर घूमना शुरू कर दे, तो ऐसे प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। यानी एक बल तो आपको लगता है कि भाई रेखा में बल लगता है, यानी एक वस्तु रखी हुई है, आपने इस पर बल लगाया तो ये खिसक कर यहाँ पहुँच गई, है ना। लेकिन एक वस्तु आपके पास ये रखी हुई है, एक वस्तु मान लीजिए, एक वस्तु आपके पास ये रखी हुई है और आप इस पर बल लगा रहे हैं, और ये अपने अक्ष के परितः, यानी ये जो यहाँ पर रखी हुई है वो ऐसे घूम रही है ना, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो ये ऐसे ऐसे घूमना जो होता है, वो जब वो वाला जो बल जो इस पर लग रहा है वो क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये अपन ने क्या समझ लिया, बल आघूर्ण समझ लिया। इसको सरल भाषा में देखा है, अर्थात बल आरोपित करने से वस्तु में उत्पन्न घूमने का प्रभाव, यानी घूर्णन का जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये तो अपन ने एक सामान्य भाषा में समझ लिया। इसको यदि गणितीय रूप में लिखेंगे तो बल आघूर्ण को अपन किससे निरूपित करते हैं, इससे निरूपित करते हैं। अब सर इससे निरूपित तो करते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं, तो साल का एंड चल रहा है, सभी को पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं अपन, टॉ। क्या कहते हैं इसको, टॉ। तो टॉ द्वारा निरूपित करते हैं। तो टॉ का जो मान होता है वो क्या होता है, अब इस टॉ में क्या था, एक विद्युत क्षेत्र होता है ना। अब एक विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन एक क्या रख रहे हैं, द्विध्रुव को रख रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लगेगी यहाँ पर, और द्विध्रुव का जो परिमाण है यानी द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी लगेगा। तो उन दोनों का जो गुणनफल होता है भैया, वही क्या होता है आपके पास, टॉ यानी बल आघूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे भी रखा है, क्या दे रखा है, सदिश रूप में टॉ बराबर, सदिश रूप में तो ये होता है, यदि हम इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हटा दें, यानी इसके बीच में से हटा दें, तो साइन थीटा इनका कोण भी आ जाएगा। मतलब कि आपने बल लगाया है ना, वो कितनी अक्ष पर घूमी, तो वो आप ज्ञात कर सकते हैं सारे। इसकी विशेष स्थितियाँ भी हैं, लेकिन मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। और यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है भैया। ठीक है, किस किस को मज़ा आया, समझ में आया चैप्टर को, वो सारे बच्चे लाइक करेंगे। यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना, और त्रुटि को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसकी PDF आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।